अच्छा, एक्शन पोटेंशियल का आप सबको आइडिया हो गया, जिसको हमने कल कंटिन्यू कर रहे थे। आज भी हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी टर्म्स के स्टिमुलस क्या होता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो कि किसी भी इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब एक्शन पोटेंशियल में तीन चीजें आ जाती हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। सबसे पहले आती है डीपोलराइजेशन, जिसके अंदर जो है सोडियम और पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं। पहले सोडियम का गेट ओपन होता है और उसके अंदर जो है आउटर मेम्ब्रेन से जो सोडियम आइंस होते हैं वो क्या करते हैं, इनर न्यूरॉन की तरफ चले जाते हैं। सारे के सारे जो सोडियम आयंस होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। फिर जब सोडियम आयंस के अंदर एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, जब एक दफा पहले तसल्ली से सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है पोटेशियम का गेट ओपन होता है तो वहां से पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर आते हैं। ये जो प्रोसेस होता है आयंस का एक्सचेंज के, आयंस सोडियम आयंस का अंदर जाना और पोटेशियम आयंस का बाहर आना, ये डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो है रीपोलराइजेशन का जब प्रोसेस आता है तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस जो आउटसाइड ऑफ द सेल को पॉजिटिव चार्जेस बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस रीपोलराइजेशन कहलाता है। ये अब इसके बाद जो आता है हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन। अब ये जो साइकिल एक है डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन का, एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन होती है जो कि एक्सोन की तरफ मूव करती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल अलोंग द न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड एक्शन एंड रीपोलराइजेशन। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन पोटेंशियल किस वजह से होता है, जब डीपोलराइजेशन होती है और रिपोलराइजेशन अकर होती है। अच्छा, अब हर एक एक्शन पोटेंशियल के बाद, यानी कि हर डीपोलराइजेशन और हर रिपोलराइजेशन के बाद एक टाइम इंटरवल आता है। अब वो टाइम इंटरवल वो जो होते हैं ना वो डिफिकल्ट होता है फॉर एन अदर एक्शन पोटेंशियल टू अकर। क्यों? क्योंकि एक दफा देखें मेम्ब्रेन ने प्रोसेस किया डीपोलराइजेशन का, फिर रिपोलराइजेशन का, अब मेम्ब्रेन है अब वो इतनी भी फास्ट नहीं है कि फॉरन डीपोलराइजेशन अगेन स्टार्ट कर दे। अब ये जो बीच में एक दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने से पहले जो टाइम इंटरवल आता है ना, एक मोस्ट डिफिकल्ट फेज है। और इस फेज के दौरान जो है जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, मोर नेगेटिव, यानी कि चार्जेस की एक्सेस की वजह से वो क्या करती है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है। और जो है इसका जो वोल्ट है वो -70 मिली वोल्ट से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, मतलब ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। किस वजह से चला जाता है? क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो होते हैं ना पोटेशियम आयंस, वो बाहर को रश कर जाते हैं। जब अंदर थे सोडियम पोटेशियम आयंस, सॉरी पोटेशियम आयंस जब अंदर थे तो -70 मिली वोल्ट था, बट जब पोटेशियम आयंस ने बाहर को रश आउट किया तो ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, और वो जो ज्यादा नेगेटिविटी होती है वो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से आती है। अच्छा, अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये कि जिसमें मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हुई और ये जो है पोटेशियम आयंस ये बाहर को रश आउट किए, और ये टाइम इंटरवल जो था एक डिफिकल्ट टाइम इंटरवल था, इस सारे जो प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये एक पीरियड है, ठीक है, एक टाइम इंटरवल है कि डीपोलराइज फिर रिपोलराइज, फिर उसके बाद टाइम इंटरवल आया, उस टाइम इंटरवल के दौरान हाइपर पोलराइजेशन हुई और फिर पोटेशियम आयंस जो थे उन्होंने बाहर को रश आउट किया, जो -70 मिली वोल्ट से वो एक्सीड करा उसका जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस पीरियड, ये जो पीरियड था, इस सारे पीरियड को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, अब बात करें कि इस पीरियड की, कि इस पीरियड के दौरान जो है रेस्टिंग पोटेंशियल इज बीइंग स्टोर्ड एट द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, जाहिर है एक्शन पोटेंशियल होगी तो रेस्टिंग पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगी, रेस्टिंग पोटेंशियल होगी तो एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगी। तो एक्शन पोटेंशियल ने क्या किया था, तब तक वो थी मेम्ब्रेन के ऊपर रिस्टोर्ड हुई पड़ी थी, मतलब जब व्हेन द इम्पल्स इज जस्ट पास, जबकि एक्शन पोटेंशियल की जो इम्पल्स है वो पास आउट हुई थी। अच्छा, अब आफ्टरवर्ड्स जो है द न्यूरॉन इज रीपोलराइज्ड एंड रेडी टू ट्रांसमिट अनदर इम्पल्स। के ये जो हाइपरपोलराइजेशन, यानी कि न्यूरॉन जो था मेम्ब्रेन, उसने टाइम इंटरवल लिया। अब इस सब के बाद क्या हुआ कि हाइपरपोलराइजेशन यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद न्यूरॉन ने दोबारा अपने आप को रिपोलराइज किया, दोबारा एक दोबारा जो थी एक्शन मेम्ब्रेन से एक अदर इम्पल्स जो थी वो जनरेट हुई, दूसरे एक्सोन में गई। ठीक है,
अब मिनिमम स्टिमुलस यानी कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इस यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में जो भी स्टिमुलस मिलेगा वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, और वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैसा होता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है, बट ये मिनिमम स्टिमुलस, ताकि क्वांट स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है बट क्वांटिटी जो है वो लो है, ठीक है। इज नेसेसरी टू इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल, बट एन इंक्रीज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी डज नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यानी कि ये स्टिमुलस जो है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बगैर एक्शन पोटेंशियल वर्कआउट नहीं होता, बट अगर ये पोटेंशियल, ये स्टिमुलस जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता कि अगर ये स्टिमुलस इंक्रीज हो गए तो एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस ज्यादा जल्दी जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट द थिंग। ये जो है एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस, ये स्टिमुलस जो है अगर ज्यादा भी हो तो तब भी एक्शन पोटेंशियल के प्रोसेस को वो अफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट एन एक्सॉन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल इज द ऑल और नन लॉ, कि एक्सॉन विल फायर यानी कि एक्सॉन को हाई स्टिमुलस मिलेगा। एक प्रिंसिपल जो ये स्टेट, ऑल और नन लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है कि एक्सॉन विल फायर एट फुल पावर और नॉट, कि एक्सॉन जो है अगर उसको ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा, ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, जो उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, तो वो फायर यानी कि ब्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये लॉ क्या कहलाता है? ऑल और नन लॉ। अब increasing the axon diameter or adding a myelin sheath increases the speed of conduction of a nerve impulse. axon जो होता है, axon के different segments हैं, ठीक है। जैसे कि एक चीज है, एक लंबी स्टिक सी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एक स्टिक के 6 7 8 9 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब इसी तरह एक्सोन के ऊपर भी सेगमेंट्स होते हैं, और वो जो उसके सेंटर में वो जो सेगमेंट्स होते हैं उनके किस शीट के साथ कवर किया गया होता है? माइलिन शीट के साथ। अब एक्सोन का डायमीटर या फिर एक और माइलिन शीट, यानी कि वो जो सेगमेंट्स है ना, उन सेगमेंट्स का नाम क्या है? माइलिन शीट। माइलिन शीट्स जैसे ज्यादा होंगे, एक्सोन का जो डायमीटर है, एक्सोन की जो लेंथ है वो क्या होगी? ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, और ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उतनी तेजी से जो नर्व इम्पल्स है वो ज्यादा फास्टली वो मूव करेगी। एक्सोन्स जो हैं, जो लार्ज डायमीटर के साथ एक्सोन होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट इम्पल्सिस फास्टर। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जाहिर है उनके माइलिन शीट ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी जो है इम्पल्सिस जो है उनको ट्रांसमिट करेंगे रादर देन द स्मॉल वंस। ये जो हैं लार्ज डायमीटर एक्सोन्स, अब इनमें ये किनमें ज्यादा पाए जाते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स में, लाइक अर्थवर्म्स हो गए, जिसे हम केंचुए भी कहते हैं, क्रे फिशेस हो गई। अब लार्जेस्ट आर द दोज ऑफ द स्क्विड। अच्छा, अब स्क्विड जो है ये क्या है कि ये ऑक्टोपोड्स की एक फैमिली है, वो सिफेलोपोड बेसिकली, स्क्विड्स जो हैं सिफेलोपोड्स से बिलोंग करते हैं। अब ये लाइक स्क्विड की एक एग्जांपल है, स्क्विड की आगे स्पीशी है लोलिको। अब इसके अंदर जो है एक्सोन का डायमीटर वो क्या है? ओवर 1 मिलीमीटर। एंड और एक्सोन्स की जो कंडक्शन वेलोसिटी है, यानी कि नर्व इम्पल्स पास आउट करने की वेलोसिटी वो ग्रेटर देन 36 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 36 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या होती है? 36 मीटर। अच्छा, the giant squid axons provide a simple, rapid triggering mechanism for quick escape from predators. अब जो स्क्विड एक्सोन्स हैं वो क्या करते हैं? उनको एक मैकेनिज्म है कि जैसे उनको नर्व इम्पल्स ज्यादा मिलेगी, जाहिर है स्क्विड के अंदर जैसे हमने देखा कि उसके अंदर जो है एक्सोन्स का डायमीटर वो ज्यादा होता है, तो क्या करता है एक ऑर्गेनिज्म कि जब उसको प्रीडेटर्स का खतरा होता है तो या प्रीडेटर उसको पकड़ लेता है, तो इतनी जल्दी से नर्व इम्पल्सेस पास आउट करती हैं कि वो उससे बहुत जल्दी एस्केप हो जाता है। अब जो है सिंगल एक्शन पोटेंशियल, वो उसका क्या काम है कि a single action potential elicits a maximal contraction of the mental muscle that innervates. Mental contraction rapidly expel water jetting, जो हमने लास्ट एनिमल बिहेवियर के अंदर शायद कल हमने स्टडी किया था, सिफेलोपॉड्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, बेसिकली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जेट इंक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके अंदर से, एनएस के अंदर से पास आउट होता है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है,
ठीक है, ये कहाँ से आता है, नर्व इम्पल्सिस। एक्शन पोटेंशियल का जो मैकेनिज्म है वो उसको इंडिकेट करता है, स्टिमुलस देता है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतनी फास्टली जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब कुछ वर्टिब्रेट्स के जो एक्सोन्स का डायमीटर है वो है लेस देन 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर 10 माइक्रोमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर से ओब्वियसली छोटे, माइक्रो छोटे को कहते हैं। जबकि कुछ फिशेस और एम्फीबियंस हैं, उन्होंने क्या किया है ड्यूरिंग एवोल्यूशन, उनके जो एक्सोन्स का डायमीटर है उन्होंने अपने एक्सोन के डायमीटर को लार्ज किया है, और अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स यानी कि माइलिन शीथ के बगैर जो एक्सोन्स हैं इन एक्सोन्स के अंदर मोस्ट वर्टिब्रेट्स या फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है, उनका जो एक्सोन का डायमीटर है वो क्या है 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर विदाउट माइलिन शीथ। दीज एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। अब एंड दे एक्टिवेट स्केलेटल मसल्स फॉर रैपिड एस्केप्स। ये क्या करते हैं, ब्रेन से निकलते हैं डाउन द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको ये एक्टिवेट करती हैं ये फिशेस जो हैं, और ताकि वो प्रीडेटर से एस्केप हो सकें। अब regardless of an axon diameter, the myelin sheath greatly increases conduction velocity. myelin sheath ने क्या करना है, conduction velocity को increase कर देना है, जो उसका electrical conduction velocity है उसको। reason for this velocity increase is that कि क्यों ये velocity increase करती है, कि myelin जो sheath है वो बेहतरीन insulator है। ठीक है, वो अफेक्ट, वो इंसुलेटर क्या होता है, जो हर चीज को मतलब एक हार्म्स को, बाहर की हार्म्स को अंदर की हार्म्स से, अंदर की जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो माइलिन इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर एंड इफेक्टिवली स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस इट। और जो मूवमेंट की आइंस है, अगर ज्यादा एक्सेस में मूवमेंट आइंस हो गए हैं, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड एक आइंस की क्वांटिटी है उससे ज्यादा अगर आइंस हो जाएं तो क्या करता है कि उनकी मूवमेंट को अंदर और बाहर आने जाने से वो रोकता है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड ओनली एट द फाइब्रिल नोड्स, जिनके न्यूरॉन्स की जो फाइबर नोड्स होती हैं, एक्शन पोटेंशियल ये उनके ऊपर उनके ऊपर जनरेट करता है, ये जो एक्सोन और डेंड्राइट्स की होती हैं। अच्छा, इसी वजह से जो है इनफैक्ट एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड। नोड जो उसके सेगमेंट्स का एंड होता है उसको कहते हैं नोड्स। तो क्या एक्शन पोटेंशियल वहां से एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जंप करता है, और इसी वजह से जो है कंडक्शन माइलिनेटेड फाइबर्स के अलोंग जो कंडक्शन अकर होती है उसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इन नोड्स की वजह से जो माइलिनेटेड फाइबर्स के अलोंग कंडक्शन कॉज होती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। और जो है ये सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी मींस टू जंप, यानी कि जाहिर है जब एक्शन पोटेंशियल जंप आउट करेगा थ्रू वन नोड टू अनदर नोड तो वो क्या कहे, वो कंडक्शन कॉज होगी, तो वो कंडक्शन क्या कहेगी, सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेयर मींस टू जंप। अच्छा, अब इट टेक लेस टाइम फॉर एन इम्पल्स टू जंप फ्रॉम वन नोड, यानी कि बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में ये टाइम जो है वो लेती है एक इम्पल्स दूसरे एक नोड से दूसरे नोड्स की जानिब जाने के लिए अलोंग अ माइलिनेटेड फाइबर। ऑब्वियसली माइलिन शीथ के ऊपर जो फाइबर लगा होता है उसको क्या कहते हैं, माइलिनेटेड फाइबर। देन टू ट्रेवल स्मूथली अलोंग एन अनमाइलिनेटेड फाइबर, यानी कि माइलिनेटेड फाइबर के ऊपर वो स्मूथली लेस टाइम के साथ जो है नर्व इम्पल्स जो है वो आगे मूव करेगी, रादर देन अनमाइलिनेटेड फाइबर, यानी कि जिस माइलिन शीट के ऊपर माइलिनेटेड फाइबर मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब हम देखते हैं कि माइलिनेशन क्या करती है। माइलिनेशन का जो प्रोसेस है कि क्या करता है कि अलाउज रैपिड कंडक्शन इन स्मॉल न्यूरॉन्स एंड दस प्रोवाइड फॉर द एवोल्यूशन। ओके, द लेक्चर विल बी कंटिन्यूड। कि अब हम बात कर रहे थे माइलिनेशन की। माइलिनेशन क्या करती है, अलाउज रैपिड कंडक्शन इन स्मॉल न्यूरॉन्स के। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कंडक्शन का प्रोसेस क्या है, तो कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के। एक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक जो पोटेंशियल्स हैं उन वो जब अकर होते हैं उनकी प्रेजेंस होती है तो जो होती है कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है।
अच्छा, अब माइलिनेशन अलाउ रैपिड कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉनिक जो पोटेंशियल है उनकी जो मूवमेंट है उसको इन स्मॉल न्यूरॉन्स के अंदर जो है इसकी जो कंडक्शन है वो उसका प्रोसेस जो है वो रैपिडली फॉर्म आउट होता है एंड दिस प्रोवाइड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स है फॉर इसमें एग्जांपल उनकी ली जाती है कि इन्वर्टिब्रेट्स में जो है फिर इस वजह से इनकी जो है स्मॉल न्यूरॉन्स से जो है लार्ज न्यूरॉन्स बने और उनकी जो है एवोल्यूशन हुई दैट डोंट ऑक्यूपाई मच स्पेस विद इन द एनिमल, यानी कि इतनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं कि हम कहें कि उसका ब्रेन ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा, दैट इज नॉट द थिंग। अच्छा, अब ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देखेंगे एक्शन पोटेंशियल एज रिकॉर्डेड एंड ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिकॉर्डेड की गई है कि ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज, यानी कि ये एक्शन डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होनी ही एक्शन पोटेंशियल में, पोटेंशियल का जो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन फेज है उसमें देखेंगे ये मेम्ब्रेन बनी हुई है इस ग्राफ के ऊपर, वहां से जो है सोडियम आयंस जो हैं वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन गए हैं और जो पोटेशियम आयंस है वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे गए हैं। सिमिलरली जब ये इनसाइड और आउटसाइड का प्रोसेस हो रहा था तो वहां पे क्या हुआ, रिपोलराइजेशन अकर होना शुरू हो गई। ये क्या है, रैपिड रिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या है कि रैपिड इंक्रीजिंग potassium ions outside of the neuron, outside of the neural membrane. अच्छा, the action potential is sometimes called a spike because of its shape on an oscilloscope screen. स्पाइक किसे कहते हैं, एक चीज का ऊंचा हो जाना। अब एक्शन पोटेंशियल को हम समटाइम्स स्पाइक का नाम भी दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑसिलोस्कोप की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये ऐसे होती है। अच्छा, अब डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन का प्रोसेस अकर हुआ और हाइपरपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद ये प्रोसेस आता है ना। फिर उसके बाद क्या होती है स्टार्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई थिंक सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स के एक्शन पोटेंशियल सेल्स के अंदर कैसे ट्रांसमिट होती है। जब एक्शन पोटेंशियल ने ट्रेवल कर लिया अलोंग एन एक्सोन, जाहिर डेंड्राइट से गई, डेंड्राइट से फिर एक्सोन्स में आई, इट रीचेस द एंड ऑफ अ ब्रांचिंग एक्सोन टर्मिनल। जाहिर है जब एक डेंड्राइट से होके एक्सोन के पास गई, एक्सोन का भी तो एक एंड होगा ना जहां से आगे दूसरा डेंड्राइट स्टार्ट होता है, तो वो जो एक्सोन का टर्मिनल एंड है जहां पे एक्शन पोटेंशियल दूसरे डेंड्राइट की तरफ जाती है, उस एंड को, एक्सोन के उस एंड को क्या कहते हैं, एंड बल्ब। अब साइनेप्सिस, साइनेप्सिस का क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है, लर्न करना है। साइनेप्सिस इज बेसिकली कॉल्ड कनेक्शन। Synapse is a junction between the axon of one neuron and the dendrite of other neuron or effector cell. यानी कि देखें, पहले डेंड्राइट आता है, फिर एक्सोन है, फिर उसके बाद डेंड्राइट है, फिर एक्सोन है, ठीक है। अब जहां पे एक्सोन ने खत्म होना है उसके बाद या तो न्यू सेल स्टार्ट होगा या फिर न्यू डेंड्राइट स्टार्ट होगा। अब जंक्शन बिटवीन, यानी कि कनेक्शन, वो चीज जो कि एक्सोन को और डेंड्राइट, एक एक्सोन को एक डेंड्राइट के साथ जोड़े हुए है, वो क्या कहलाते हैं, जंक्शन, वो एक जो स्टेप है वो क्या कहलाता है, साइनेप्स। कनेक्शन जो कि एक एक्सोन को दूसरे डेंड्राइट के साथ, न्यूरॉन के या फिर दूसरे फैक्टर सेल के साथ जोड़ता है। अच्छा, द स्पेस बिटवीन द एंड बल्ब एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज द सिनेप्टिक क्लीट। साइनेप्स है, कनेक्शन है। अब जो स्पेस है एक्सोन के और डेंड्राइट के या एक्सोन के और इफेक्टर सेल के दरमियान जो स्पेस आएगी, वन यानी कि सिनेप्स आएगी, स्पेस आएगी, उस स्पेस को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, न्यूरॉन कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द सिनेप्स इज द प्री सिनेप्टिक, क्योंकि जो न्यूरॉन है कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल, न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल एक सिनेप्स की तरफ जा रही है, यानी कि दूसरे डेंड्राइट्स की तरफ जाने से पहले वो होगी प्री, और जब दूसरे डेंड्राइट के अंदर या दूसरे फैक्टर सेल के अंदर चली जाएगी तो वो होगी पोस्ट, ठीक है। इट इनिशिएट्स, ये जो प्री साइनेप्टिक है, बिफोर द साइनेप्स। साइनेप्स की जंक्शन है ना साइनेप्स, तो वहां पे आने से पहले वो क्या कहलाएगी, प्री साइनेप्टिक। अब ये क्या करती है, इनिशिएट करती है रिस्पॉन्स को इन द रिसेप्टिव सेगमेंट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक आफ्टर द साइनेप्स, जो दूसरे डेंड्राइट के ऊपर या फैक्टर सेल से पहले स्टार्ट होता है। अब वो क्या कहती है, उसको एक रिसेप्टिव सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि उसने रिसीव करना है जो भी पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स आएगी।
अब न्यूरॉन लीडिंग वे फ्रॉम द सिनेप्स, द प्री साइनेप्टिक सेल इज ऑलवेज अ न्यूरॉन, ठीक है। जो प्री साइनेप्टिक सेल है ना, एक्सोन न्यूरॉन के अंदर ही होता है, तो वो इज ऑलवेज अ न्यूरॉन, बट द पोस्ट साइनेप्टिक सेल कैन बी अ न्यूरॉन, मसल सेल और ग्रैंड सेल। यानी कि देखें, अब आप बात को समझें कि साइनेप्स है, साइनेप्स बेसिकली क्या होता है, जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि एक एक्सोन एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दूसरे डेंड्राइट्स के साथ या दूसरे डेंड्राइट्स के साथ अटैच होता है, या फिर जिस अब ये जो हम स्टार्ट कर रहे थे सिनेप्सिस पे हम आए थे कि सिनेप्स क्या है। अब जो दूसरा जो है सिनेप्स न्यूरॉन जो है वो उसके साथ अटैच होगा। अब वो सिनेप्स वो किसी की और प्री सिनेप्टिक ने ऑलवेज अ न्यूरॉन, क्योंकि उसने अटैच ही न्यूरॉन के साथ होना है। एक्सोन किसका पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है। बट जो पोस्ट साइनेप्सिस है ना, पोस्ट साइनेप्ट, वो न्यूरॉन कैसे हो सकता है अगर वो दूसरे डेंड्राइट के साथ अटैच हो, ठीक है, या फिर ये न्यूरॉन सेल के साथ अटैच हो, वो मसल सेल्स के साथ भी अटैच हो जाता है ताकि जो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं उनको वो स्टिमुलस दे सके। सिनेप्सिस कैन बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो है सिनेप्सिस कैन बी इलेक्ट्रिकल और ये जो है केमिकल। नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं ट्रांसमिट डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आयंस हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मूव करते हैं। वो पोटेशियम आयंस होते हैं या सोडियम आयंस होते हैं। ये जो आयंस होते हैं डीपोलराइज करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, यानी कि जो भी नेक्स्ट के साथ अटैच होनी होती है सिनेप्टिक की, एज दो द टू न्यूरॉन्स वर इलेक्ट्रिकली कपल्ड, इनकी वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कैन रैपिडली ट्रांसमिट इम्पल्स इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में वो क्या करती है, इम्पल्स जो है उसको ट्रांसमिट करती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में एग्जांपल आ जाती है फिशेस की के एंड पार्शली अकाउंट फॉर देयर एबिलिटी टू डार्ट स्विफ्टली अवे फ्रॉम अ थ्रेटनिंग प्रेडेटर, इनके वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अपना, उनको ऐसे फास्टली सिग्नल मिलते हैं उनकी ब्रेन की तरफ से कि वो क्या करते हैं, अपने आप को जो है प्रीडेटर से वो अवे ले जाती हैं। अब केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि टू सेल्स जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं केमिकल एजेंट के थ्रू, और ये एजेंट क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये प्री सिनेप्टिक इस न्यूरोट्रांसमीटर से जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वो रिलीज होते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के जरिए, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के जरिए कनेक्टेड थे, फिर केमिकल साइनेप्स के जरिए आए। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, चेंज करता है रेस्टिंग पोटेंशियल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रिसेप्टिव सेगमेंट, यानी कि जिस सेगमेंट के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ने आना है उसको चेंज करता है। अब क्रिएटिंग एन एक्शन पोटेंशियल इन द सेल, जाहिर है रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज होगी, वो स्टॉप होगी तो एक्शन पोटेंशियल आएगा, विच कंटिन्यूज द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, यानी कि इससे क्या होती है, इम्पल्स की जो होती है ट्रांसमिशन होती रहती है, इम्पल्स कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। अब एक नर्व इम्पल्स जब एंड बल्ब के ऊपर रीच करती है, यानी कि एक्सोन के टर्मिनल के ऊपर, वो क्या करती है, इट कॉज स्टोरेज वेसिकल्स, वो स्टोरेज वेसिकल्स क्या करती हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती हैं और उनके अंदर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। अब ये जो वेसिकल्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को बाय एक्सोसाइटोसिस, यानी कि थ्रू साइटोप्लाज्म जो है वो सिनेप्टिक लिफ्ट से बाहर ले जाती हैं। और एक कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल एसिटाइल कोलिन एंड अदर इज नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये ट्रांसमीटर्स के जो केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं उनकी ये नाम है, जो कि नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और आगे लेके जाते हैं थ्रू सिनेप्टिक लेफ्ट। अच्छा, फिर ये जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, ये क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन की जो साइट्स होती हैं उनके साथ बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो उसको कैरी करता है। एज अ रिजल्ट जो है इम्पल्सिस अपने पाथ को कंटिन्यू करती है इवेंचुअल इफेक्टर की तरफ। वंस एसिटाइल कोलिन हैज क्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है अगर उसने एक दफा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसको क्रॉस कर लिया, जो एसिटाइल जो है कोलिनेस्टरेज जो है ये इंजाइम है, बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन साइट है जिसके ऊपर आके एसिटाइल कोलिन ने अटैच होना है, ये क्विकली इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ये जो इंजाइम है इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि दूसरी जो इम्पल्स है वो अभी जनरेट ना हो। ओके, विदाउट दिस ब्रेकडाउन एसिटाइलकोलिन वुड रिमेन एंड वुड कंटिन्यूअली स्टिमुलेट द पोस्टसिनेप्टिक सेल, ठीक है। अब ये सारा जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में क्या था, ये एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल से कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आई।